आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में आज से माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को समारोह का औपचारिक रूप से करेंगे उद्घाटन। काशी तमिल संगमम को लेकर वाराणसी के लोगों में विशेष उत्साह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन में भाग लेने आ रहे विशिष्ट अतिथियों का किया स्वागत। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में नई पर्यटन नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। और राज्य में लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों की पुनर्स्थापना और इनका उत्सव मनाना है। ये कार्यक्रम दोनों पुरातन सांस्कृतिक केंद्रों के विद्वानों, विद्यार्थियों, दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों, कलाकारों और जीवन के अन्य क्षेत्रों के लोगों को साथ लाने और अपने ज्ञान, संस्कृति और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करेगा। ये प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भी है, जिसमें भारत की ज्ञान प्रणाली की संपदा को ज्ञान की आधुनिक प्रणालियों से जोड़ने पर जोर दिया गया है। काशी संगमम का आयोजन केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर छात्रों का पहला दल कल रामेश्वरम से रवाना हो गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। काशी तमिल संगमम के प्रतिनिधियों को लेकर तमिलनाडु से आने वाली पहली ट्रेन कल देर रात काशी पहुंचेगी, जहां उसके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को काशी तमिल संगमम की औपचारिक शुरुआत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड से करेंगे। एक महीने तक चलने वाले इस संगमम के दौरान 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि तमिलनाडु से 12 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 दिनों के भ्रमण पर काशी आएंगे। इस संगमम के दौरान वो काशी की प्रसिद्ध जगहों के अलावा वाराणसी और अयोध्या भी जाएंगे। इसके साथ ही सेमिनार, लेक्चर और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के अलावा स्थानीय साथियों से भी संवाद करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। काशी तमिल संगमम को लेकर काशीवासियों में और विशेष तौर पर काशी में रह रहे तमिल मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 5 पीढ़ियों पहले काशी में बसे तमिलनाडु के मूल निवासी और काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के सदस्य वेंकटरमन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी तमिल बंधुओं में जबरदस्त उत्साह है। ये जो प्रथम बार काशी में इस तरह का तमिल समागम किसी प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजन हो रहा है, इसमें जो हमारे काशी में जो तमिलवासी जो रहते हैं और तमिलनाडु में जो रहते हैं, इसके अलावा जो विदेशों में तमिल लोग रहते हैं, आप सभी लोग बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही गौरव इस समय अपने को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का आयोजन पूर्व में कभी हुआ नहीं था। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आते हैं धार्मिक कार्य के लिए, गंगा स्नान विश्वनाथ जी का अवश्य दर्शन करते हैं और प्रयाग से गंगा जल लेके रामेश्वरम में अभिषेक करते हैं। रामेश्वरम का जो जल है वो लाके साक्षात भगवान विश्वनाथ जी को अभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम में भाग लेने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि काशी हो या तमिलनाडु, हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत एक ही है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम इसी पावन और समृद्ध एकात्म भाव से साक्षात्कार का एक अनुपम माध्यम है। श्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन पर उनका अभिनंदन करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ये आयोजन भारत के सांस्कृतिक सिंधु पर राम सेतु के समान उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि ये समारोह प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को एक नया आयाम देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने राज्य में नई पर्यटन नीति को स्वीकृति दे दी है। इसमें गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए ग्रामीण अंचलों में पुरानी हवेलियों और महलों को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित करने में सरकार सहयोग करेगी।
इच्छुक लोग अपने पुराने घरों को होटल और लॉज के रूप में विकसित कर सकेंगे। इसके जरिए सरकार का प्रयास इको पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसर सृजित करना है। मंत्रिपरिषद ने राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ये सत्र 3 दिन का होगा और इस दौरान सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। बैठक में संभल में स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। मंत्रिपरिषद ने राज्य में 2 नए निजी विश्वविद्यालयों HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स नियमावली में संशोधन पर भी मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी है। प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। वहीं लखनऊ के संजय गांधी PGI में क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड और रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता के लिए कमांडो हब की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय कृषक दल के प्रमोद कुमार यादव ने भी इस निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन किया। सपा की ओर से इस सीट पर पूर्व सांसद डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से कल राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी मदन भैया, भागीदारी पार्टी के रमेश और निर्दलीय प्रदीप कुमार ने नामांकन किया। उधर रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा ने आसिम राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आसिम राजा आजम खान के बेहद करीबी वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। मतदान 5 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कल उत्तर प्रदेश पवेलियन का अवलोकन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित करने के बाद उत्तर प्रदेश पंडाल का भ्रमण किया। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश दिवस वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल थीम पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान गढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को नया आयाम दे रही है। श्री योगी ने विश्वास व्यक्त किया कि ये कार्यक्रम एक जिला एक उत्पाद की संकल्पना को नई गति देगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल एटा जनपद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में विकास कार्यों के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री मौर्य ने कहा कि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों को हर हाल में दिलाया जाए। श्री मौर्य ने कल कौशाम्बी जिले में भी अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधूरी परियोजनाओं को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को समय से पूरा कर मरीजों को लाभ पहुंचाया जाए। वाराणसी में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली कल कैंटोनमेंट स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में शुरू हुई। भर्ती के पहले दिन गोरखपुर जिले के चौरी चौरा और बांसगांव तहसील के 3,300 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। पहले दिन 300 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए, जिन्हें अब अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में आज से माह भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को समारोह का औपचारिक रूप से करेंगे उद्घाटन। काशी तमिल संगमम को लेकर वाराणसी के लोगों में विशेष उत्साह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजन में भाग लेने आ रहे विशिष्ट अतिथियों का किया स्वागत। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में नई पर्यटन नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी और राज्य में लोकसभा और विधानसभा की तीनों सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।